आज मैं महतो सर के साथ हूँ, जो हमारे ही अग्रज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम लोग से बड़े हैं। हमारे डिपार्टमेंट से सर रिटायर्ड हुए हैं और सर रिटायर हुए करीब 2022 में, मार्च 2022 में तो सर ये बताइए कि सर अब इतने दिन नौकरी करने के बाद रिटायर हुए, तो कैसा लग रहा है? इतना मतलब खाली सा लग रहा है या कुछ तो लगता है? हाँ, नहीं, रिटायरमेंट के बाद में खाली तो है, लेकिन फिर जो है एक्चुअली मेरे फादर जो है वो उसमें जब रिटायर हुआ उसके पहले ही वो ओल्ड एज थे, 85 ईयर्स के, उनको देखभाल करने के लिए, और वहाँ पर मैं था गांव में, तो दूसरे मेरे को जॉब ऑफर थे कंसल्टेंट वगैरह का अपने डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा। हमारे सीडीए ने बोला भी था कि आप आ जाओ, लेकिन वो दिल्ली में फादर को देखभाल करने के लिए रहा। फिर उसके बाद मदर भी साथ में थी, तो वो भी, तो फिर मेरे को लगा कि ये जॉब करना तो ठीक नहीं है, अपने घर में ही रहो। तो फिर घर में ही हूँ मैं, और टाइम तो निकल जाता है। मेरे को लगता है एक्चुअली पढ़ने वढ़ने का मेरे को काफ़ी शौक है, तो पढ़ना और म्यूजिक, फिर खाना ये सब रहता है, वो सब जो है अपन करते हैं। और मेरा लड़का वो भी यहीं पर है। अच्छा, आप बेटा हुए? हाँ, मेरा लड़का जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर है। अच्छा अच्छा। तो उसको भी मतलब हेल्प मैं करता हूँ कि जब सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी जाता है बैंक में, आपको मालूम है कि अच्छा, मतलब जल्दी से उनको पहुंचना है, तो वो खाना वाना खाता नहीं है ठीक से अभी भी। तो उसको मैं जब रहता हूँ सामने में ना, तो थोड़ा वो खा लेता है, तो इसके कारण मतलब पास में रहता हूँ। व्यस्तता बनी हुई है। हाँ, व्यस्तता बनी हुई है। सर आपकी पोस्टिंग जबलपुर, पहली पोस्टिंग, फिर हाँ, कहाँ जॉब किए? हाँ, मैं 17 जनवरी 1985 में, मेरे से 3 साल का था मैं उस टाइम। 17 जनवरी 1985 में मैं यहाँ पर ज्वाइन किया, कोर ऑफ सिग्नल में, पीओ अकाउंट ऑफिस, कोर ऑफ सिग्नल। उसमें वो सीता पहाड़ी के पास में वो ऑफिस हुआ करता। अच्छा, अभी जो बिल्डिंग वो देख रहे हैं, हाँ, वो बिल्डिंग नहीं था? वो बिल्डिंग नहीं था उस समय, बना भी नहीं था वो। और बल्कि उसी समय 85 या 86 में उसका यहाँ पर नींव रखा गया। तो उसमें वहाँ पर हम लोग जाते थे। अब मैं उसमें लेखा नगर भी नहीं हुआ करता था, तो हम। अच्छा, उसमें लेखा नगर कॉलोनी भी नहीं बना था? मतलब एक ऐसे आदमी से मैं बात कर रहा हूँ जो अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में सर बताएंगे कि कितना चेंजेस हुआ, क्या चीज था नहीं था। हाँ, बिल्कुल। तो वो उसमें लेखा नगर भी नहीं हुआ करता था, तो मैं और हमारे और 2-4 दोस्त लोग थे, वो सब हम लोग रहते थे यादव कॉलोनी और अग्रवाल कॉलोनी। वहाँ से लगभग 2 साल यहाँ पे यादव कॉलोनी से है। हाँ, मैं 85, 86 और 87 में मैंने लिया लूना। 2 साल तक हम साइकिल से ही रहे, और फिर है फिर मेरे पास भी लूना आई। फिर हम लोग 87 में लेखा नगर में शिफ्ट हुए। लेखा नगर 87 में बना? हाँ, 87 में और बना। आप पहला रेसिडेंट है, वन ऑफ द फर्स्ट जो रहने वाले? बिल्कुल फर्स्ट रेसिडेंट, बल्कि मैंने पास हम लोग एक साथ आए थे, हमारे 8-10 लोग दोस्त लोग जो थे, एक साथ हम लोगों का अलॉटमेंट हुआ था, तो एक साथ हम लोग एक ही 9 ब्लॉक में, उसी ब्लॉक में हमारे काफी दोस्त लोगों का भी उसी में हुआ था। तो सर वो सारे ब्लॉक एक ही बार ओल्ड कॉलोनी बन गया था? नहीं, धीरे धीरे बना। तो ये 9 ब्लॉक पहले बना हुआ था, बन गया। अच्छा। और वो जो 1 नंबर और 2 नंबर का जो ब्लॉक है, वो उसके सामने वाला मंदिर के सामने वाला जो ब्लॉक है, वो भी बना हुआ था। उसमें एक जो केयर टेकर जो था, जॉर्ज करके था, PM जॉर्ज, वो याद है? हाँ, वो वहाँ रहते थे वो। और हम लोग फिर उसमें शिफ्ट हो गए 87 में, और फिर 87 में शिफ्ट हुए। उसमें फिर ये नया वाला जो ऑफिस है, पीओ का नया वाला ऑफिस, हाँ, पीओ अकाउंट ऑफिस का नया वाला ऑफिस जो है, वो भी बना उसी समय। और फिर वो धीरे से हम लोगों का जो ऑफिस है वो पीओ सिग्नल में, जो अभी नया बिल्डिंग है, वहाँ शिफ्ट हुआ। तो तब से वहाँ हम लोग थे। मतलब लेखा नगर और पीओ सिग्नल का ऑफिस तकरीबन साथ में बना? हाँ हाँ हाँ, साथ में एक ही प्रोजेक्ट में था वो। और उसमें हमारा सीडी ऑफिस नहीं हुआ करता था, मतलब एरिया अकाउंट ऑफिस था। हाँ, उसमें वो पीओ जो था वो सीडीए सेंट्रल कमांड, सीडीए सेंट्रल कमांड में, सीडीए सेंट्रल नागपुर के अंदर में हुआ करता था। सीडीए जबलपुर था ही नहीं। हाँ, उसमें सीडीए नागपुर के अंदर में, नागपुर में था। अभी जो सीडीए जबलपुर है, वो पहले वहां पर एरिया अकाउंट ऑफिस हुआ करता था, उस बिल्डिंग में जहाँ पे अभी मेन ऑफिस है। हाँ, उसमें वो झोपड़पट्टी टाइप का था, वो बैरक्स था। उसमें एरिया अकाउंट ऑफिस हुआ करता था। तो एरिया अकाउंट ऑफिस में लगभग
25-30 लोग 40 लोग वहाँ पर काम करते थे, जो कि वो MES का और जो भी मैंने ये है उनका काम उन लोग करते थे। फिर नागपुर से हट करके सर हम नागपुर के अंडर में थे, फिर हम मेरठ के अंडर में आए, सीडी जबलपुर कि पहले मेरठ में था? नहीं, CDA जबलपुर पहले मेरठ के अंडर, मतलब एरिया अकाउंट ऑफिस जो था हाँ वो CDA मेरठ के अंडर में था। अच्छा 2-3 कमांड हुआ करते थे, फंक्शनल कंट्रोलर और अच्छा, अलग रीजनल अलग कंट्रोलर। जो एरिया अकाउंट ऑफिस था वो मेरट के अंडर में था। हाँ, अब और PO सिग्नल सिग्नल जो था वो सीधे सेंट्रल नागपुर के अंदर नागपुर के में था। अंडर में। अच्छा, तो ये जो PO जो था वो फंक्शनल कंट्रोलर फंक्शनल कंट्रोलर के अंदर फंक्शनल में था। कंट्रोलर था, और एरिया अकाउंट ऑफिस रीजनल रीजनल कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑफिस में था। तो रीजनल कंट्रोलर ऑफिस मेरठ में हुआ करता था अच्छा और वहां से कंट्रोल होता था वो। और फिर ये अपना बाद में जब CDA जबलपुर बना तो उसमें फिर सबको मर्ज कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश के लिए रीजनल कमांड, एक ऑफिस जो है रीजनल और फंक्शनल दोनों मर्ज करके एक कंट्रोलर बना दिया। तो उसमें सारे PO। जबलपुर ये सर कब बना करीब? ये बना 92-93 में बना ये सीडी जबलपुर CDA अस्तित्व में जबलपुर। आया। हाँ, और 93 में ही लगभग वो बना, 93-94 में बना। देखो इस टाइम भी बिल्डिंग खपड़ेल ही था, सीडी खपरेल, जबलपुर हाँ मेन बिल्कुल ऑफिस। खपरेल बिल्डिंग था और बैरक था उसमें, और बहुत मैंने छोटा सा ही, ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं था वो। और तो 94 में मैं एसओ बने, हाँ, SO सेक्शन बना। ऑफिसर। हाँ पहले सेक्शन सर, अभी क्या है ना डायरेक्ट डबल ए बना रहे हैं हम। हाँ, पहले आपके सेक्शन ऑफिसर में बना। और जब सेक्शन ऑफिसर बना तो मेरी पोस्टिंग फिर CDA जबलपुर में हो गई, मतलब मेन ऑफिस में। मेन ऑफिस में पोस्टिंग हो गई। उसमें मोहंती, GP मोहंती CDA हुआ करते थे। हाँ, और काफी मतलब बहुत ही लर्न आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। उसके बाद फिर सर कहाँ गए आप? फिर मैं 3-4 साल वहाँ रहा, लगभग। सेक्शन ऑफिसर ही रहे। हाँ, 94 से लेकर के 2000 मार्च 2000 तक अच्छा, वहीं सेक्शन ऑफिसर 6 में साल रहा। सेक्शन ऑफिसर। हाँ, वहीं पर रहा। और उसके बाद में एक डेपुटेशन आया। अच्छा अच्छा, डेपुटेशन, फिर वो SSC का डेपुटेशन था, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में स्टाफ सर सिलेक्शन डेपुटेशन कमीशन में का रायपुर में चले। असिस्टेंट डायरेक्टर का तो डेपुटेशन था उसमें। तो उसमें मैंने भरा, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो भी गया। तो फिर मैं मार्च 2000 में मैं चला गया रायपुर। अच्छा, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जल बिहार कॉलोनी, जो जल बिहार कॉलोनी, यहाँ से कि मैं भी गया हूँ पेपर वेरिफिकेशन में। हाँ सर उसका भी अब बिल्डिंग बन गया शायद अपना। हाँ, अपना बिल्डिंग नहीं है, अभी भी किराए से ही है, लेकिन देवेंद्र नगर में है। एड्रेस चेंज हो गया। हाँ, एड्रेस चेंज हो गया है वो। तो अभी तो वहां पर मैं रहा मार्च 2000 से लेकर के 2003 तक। अच्छा, अगस्त सितंबर 2003 तक। और 2003 में मैं वापस आया डिपार्टमेंट में, तो मेरा पोस्टिंग हो गया अकाउंट्स ऑफिस व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। फैक्ट्री कमांड में अकाउंट्स ऑफिस व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में मेरी पोस्टिंग हो गई एज ए डबल ए। एज ए AA। जो जब SSC में था मैं, उसी समय AA का मेरा पोस्टिंग, AA का प्रमोशन आया SSC में रहते मतलब पहले एसओ से डबल ए बनने में भी 5-7 साल लगते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें AA का नया ही कॉन्सेप्ट आया। उसी समय हम लोग AA फिर बने वहाँ, और यहाँ से फिर वो AA में वहीं पर ही मेरा प्रमोशन हो गया, डेपुटेशन में ही। परफॉर्मा स्ट्रेंथ में भी आपका प्रमोशन हो गया। हाँ, परफॉर्मा स्ट्रेंथ, बिल्कुल। तो फिर जब मैं व्हीकल फैक्ट्री में आया 2003 से, 2003 से लेकर 2016 तक मैं 13 साल। हाँ, 2016 तक मैं CDA फैक्ट्री कमांड में था। तो तब से फिर मैं वहीं व्हीकल फैक्ट्री में रहा, और 2016 में मेरा फिर जो है मेरा पोस्टिंग हुआ। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि 2009 में जो एक तो 2009 में मेरे छोटा वाला भाई जो था, जो जिसके बारे में आप अब ये कहानी यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम लोग आते हैं घर पे। अभी हम लोग पहुंचे हैं 16 ट्रांसफर से पहले बात कर। अब छोटे भाई आपसे जो जस्ट छोटे थे, जो कि सभी लोग जानते होंगे, कलार सर को। राजेंद्र कुमार कलार लिखते थे। राजेंद्र कलार नाम से सर बहुत फेमस थे।
सर के छोटे भाई थे। ऐसा बहुत कम होता है कि आप दो भाई एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह जॉब करें। हाँ सर उनमें से हैं जो दो भाई लोग हैं, चार भाई सर। सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी जस्ट सर से जो छोटे हैं RK कलार सर के बारे में बात करेंगे, जो कि लेखानगर में थे और यहीं पोस्टेड थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन जो हम लोग उसको राजू बोलते थे। राजू। और लेखानगर में, और चूंकि मेरा छोटा भाई था, हाँ। तो सारे लोग मुझको पहले से जानते थे, तो इसलिए राजू भैया राजू के नाम से वो सारे लोगों में फेमस था वो, और सारे लोग उनको राजू के नाम से ही जानते थे। और राजेंद्र कुमार कलार जो है वो लिखता था, और 87 में ज्वाइन किया, और फिर वो 96-97 में वो भी ऐसे पास करके वो AA बन गया, मैंने एसओ बन गए, और उसका पोस्टिंग हो गया सिकंदराबाद। अच्छा, सर की एसओ में प्रोविजनिंग हुई है सिकंदराबाद में, राजू सर की। हाँ, और सिकंदराबाद गया, और वहां से वापस आया वो 2001 में। अच्छा, 2001 में वापस आ गए। 3 साल में वो 97 में या 98 में गया वो। मैंने उसमें 1.5-2 साल लगता था अपने पास होने के बाद में, वेटिंग में। तो वहां पर गया सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद से 3-3.5 साल में वापस आया। 2000 या 2001 में वापस आ गया, और फिर यहीं पर रहा हूँ। और मैं वापस जब SSC से वापस जब आया यहाँ, तो लेखानगर में वो भी लेखानगर में था, मैं भी लेखानगर में था, साथ में हम लोग थे। और फिर ये एक तो बहुत खराब घटना ये हुआ कि 2009 में उसका जो छोटा वाले भाई का डेंगू, राजू सर को, हाँ, RK कलार सर को डेंगू डिटेक्ट हुआ। एक्चुअली दिल्ली में गया वो ट्रेनिंग के लिए, और उसमें जबलपुर में कोई डेंगू नाम का चीज जानता भी नहीं था। मतलब पहली बार नाम ही सुना गया था, नई बीमारी थी। हाँ, नई बीमारी का। तो दिल्ली वगैरह में हुआ करता था वो, तो दिल्ली गया था ट्रेनिंग में, और वहां से वापस आया तो उसको ऐसे ही इलाज चलता रहा। बाद में पता चला कि डेंगू है। शुरुआत में समझ में ही नहीं आया। आखिरी में जब एकदम बढ़ गया तो पता चला कि डेंगू है, और फिर उसको बचाया नहीं जा सका, और वो 2009 में उनका डेथ हो गया। तकरीबन उनकी उम्र 44-45 साल। हाँ, 44-45 साल थी उनकी। उसमें 2 बच्चे थे उनके। सर चलते फिरते कलार सर गए थे हॉस्पिटल, और ऐसा मतलब बिल्कुल चल करके हॉस्पिटल लेके गए थे उनको, पहले मार्बल सिटी, और बाद में फिर जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया, और 4 दिन 5 दिन के अंदर में वो वहीं से खत्म हो गया उनका। बड़ा आघात, बहुत बड़ा, मतलब जो है हमारे लिए तो बहुत बड़ा आघात था। उस समय उसकी 2 लड़कियां थी, वो भी काफी छोटी होंगी। हाँ, छोटी, मतलब एक कॉलेज में पढ़ती थी, अमेठी जो कॉलेज है लखनऊ में, तो उसमें वो बीटेक कर रही थी लड़की, बड़ी वाली। और छोटी वाली जो थी वो हाई स्कूल में थी, रिद्धि नहीं, B.Com कर रही थी वो, यहाँ फर्स्ट ईयर में थी। मतलब ग्रेजुएट वो भी नहीं थी। हाँ, वो ग्रेजुएट नहीं थी, वो इस हाई स्कूल में थी, या इसमें थी, इंटर पास थी। हाँ, इंटर पास किया था। और फिर जो है वो उनका डेथ हुआ, पूरे लाइफ ही चेंज हो गई। लाइफ चेंज हो गई। सेकेंड ईयर में, आप फाइनल में आसपास में थी वो, ज़्यादा मैंने अंडर ग्रेजुएट थी, पूरा पास नहीं हुआ था उसमें। फिर वो लड़की का, वो बड़ी लड़की जो है वो वहां से निकल गई बीटेक, और छोटी वाली फिर जो है वो भी ग्रेजुएट हो गई। फिर उनका कंपेशनेट अपॉइंटमेंट में रिद्धि को कंपेशनेट अपॉइंटमेंट में उसको फिर पोस्टिंग मिला। वो ग्रेजुएट हो गई थी, लेकिन जब पेपर लगा तो डिपार्टमेंट में जो है वो उनको क्लर्क में उन्होंने, क्योंकि उसमें जिसमें मतलब खत्म हुआ था उसमें सर्टिफिकेट नहीं था। हाँ, उस समय जो है ग्रेजुएट नहीं थी वो, बाद में ग्रेजुएट हुई थी एक मैंने, लेकिन जब पोस्टिंग के पहले ग्रेजुएट हो चुकी थी, और बल्कि जो एग्जाम हुआ उसके पहले ग्रेजुएट हो चुकी थी, लेकिन उनको डिपार्टमेंटल थोड़ा ऐसा कुछ रहा, माना नहीं। फिर वो क्लर्क में उसको अपॉइंटमेंट हुआ, रिद्धि को। जो कि अभी देखने वाले बहुत से लोग जानते होंगे सर रिद्धि को। हाँ, मेन ऑफिस में काम किए हैं। हाँ, मेन ऑफिस में थी काफी समय तक। फिर वो AOG वहीं पर ईस्ट में भी थी, AOG प्रोजेक्ट में भी थी। और फिर उसका जो है वो
जम्मू में ट्रांसफर हुआ उसका, पीसीडी जम्मू में। पीसीडी जम्मू में अभी वहाँ पर है। और बड़ी लड़की जो है वो अहमदाबाद में अभी है। वो जॉब पहले जॉब कर रही थी लेकिन जॉब छोड़ दिया, अभी अहमदाबाद में, हाँ अहमदाबाद में रहती हैं हम लोग। उनके हस्बैंड अहमदाबाद में जॉब करते हैं तो वो वहीं पर रहते हैं। सर मतलब बहुत ऐसी बात हो गई। अब इधर आए हैं तो हम घर की और बात कर लेते सर। अब बताइए कि गांव में आपकी पढ़ाई, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया है, तो सर प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे हुई बताइए। और आप एसएससी के थ्रू आए थे सर या पहले एक होता था डिपार्टमेंट? में नहीं, मैं एसएससी के थ्रू आया था। उसमें शुरू हो चुका था एसएससी? उस समय शुरू हो गया था। एक्चुअली में जो एसएससी जो है वो 77-78 में शुरू हो गया। अच्छा। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग है वो हम लोग जो 82 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ उसमें से हम लोग भर्ती हुए। आप एसएससी 82 बैच है? 82। यहाँ ज्वाइन किया तो कितना बेसिक? यहाँ 330 का बेसिक था हम लोग। 330? अच्छा, 330 वाला स्केल जो था। हाँ, 330 का स्केल था। क्लर्क लोगों का 260 का स्केल था और ऑडिटर का जो स्केल था 330। इन हैंड कितना आ जाता होगा? इन हैंड 1000 रुपया आता था। यहाँ भी 1000 मिला। वो जैसा वहां में था उतना ही यहाँ पर भी मिला मुझको। तो वो उसके बाद में 86 में जो पे कमीशन आया, पे कमीशन से फिर वो सैलरी तो बढ़ गया। और जो 86 में तो बैठा था लेकिन 87-88 में वो इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें फिर वो थोड़ा बढ़ा हम लोगों का सैलरी। सर यहाँ तक आ गए। फिर सर एक और आपके भाई हैं जो लंदन में है, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे बीएसएनएल में है। हाँ। तो हम लोग एक्चुअली में हमारे पिताजी जो 4 भाई हैं, हमारे पिताजी तीसरे नंबर के हैं। अच्छा। और हम अपने पिताजी के 4 भाई हैं और 2 बहन। तो सबसे बड़ी बहन की तो पहले शादी हो गई थी, बहुत पहले। वो उन्हीं गांव के पास में रहती हैं। और मैं उसके बाद में भाइयों में बड़ा हूँ सबसे। अच्छा। और मेरे बाद में वो राजू सर। और उससे तीसरा नंबर एक छोटा भाई है, तीसरा नंबर का अजय। वो रेलवे में पहले हुआ करता था। रेलवे में बॉम्बे में पोस्टिंग थी उसकी, इंजीनियर था वहां पर। और वहां से डेपुटेशन में गया लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो में गया। तो वहां पर फिर 2-3 साल डेपुटेशन में रहा। फिर वहीं पर वो एब्जॉर्ब हो गया वहीं। फाइनली वहीं सेटल हो गया। हाँ, वहीं सेटल हो गया। तो वो 2002 में यहाँ से गया था और अभी वहीं पर रहता है। वो लंदन में ही रहता है और लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो में ही है वो अभी भी। अच्छा। हाँ, वहाँ जो अब जॉब हो गया था वहीं पर ही। हाँ, वहीं पे जॉब कर रेलवे यहाँ इंडियन रेलवे से उन्हें रिजाइन कर दिया। अच्छा। 2015 में। 2015 में जाकर रिजाइन किया? 2015। हाँ। अच्छा। फिर चौथे नंबर के भाई आपके जो बहन से बड़े हैं। हाँ। और भाई में सबसे छोटा? हाँ, भाई में सबसे छोटा वो है। तो वो बीएसएनएल में है। वो बीएसएनएल में अभी उसकी पोस्टिंग है रायगढ़ में। वहाँ पर डीजीएम है वो। अभी डीजीएम है बीएसएनएल? बीएसएनएल में डीजीएम ज्वाइन किए होंगे वो जेटीओ? हाँ, उसमें जेटीओ ज्वाइन किया। और अभी वो डीजीएम है, डिप्टी जनरल मैनेजर। डिप्टी जनरल मैनेजर। सर खुद असिस्टेंट कंट्रोलर से रिटायर हुए हैं, मैं बताना भूल गया था, बीच में जोड़ रहा हूँ। सर असिस्टेंट ऑडिटर में ज्वाइन किए और सर असिस्टेंट कंट्रोलर से जी रिटायर हुए। मैं एक्चुअली में ग्वालियर से आईएफए, डिप्टी आईएफए था वहाँ पर ग्वालियर में, एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर। फिर हम लोग सर जो छोटे वाले भाई हैं चौथे नंबर पे, जो डीजीएम है बीएसएनएल में। जी। उनकी कुछ सर दिक्कत हुई थी मुझे जहाँ तक पता है। हाँ, वो बड़ा दुखद घटना था कि जिसमें ये भी 2009 के आसपास की ही घटना है। हाँ, 2009 में ही हुआ। 2008 में। अच्छा। वो उसको डिटेक्ट हुआ कि किडनी जो है उसका खराब हो गया, फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गया है। तो उसको हम लोग बहुत सारे जगह में दिखाए। जितने भी नामी, जितने भी इंडिया में जहाँ संभव था, जहाँ वहाँ दिखाए। वेल्लूर मिले गए और फिर पीजीआई चंडीगढ़ मिले गए और इवन
जो होम्योपैथी वगैरह का बहुत सारा इलाज करवाए, और बाद में ट्रांसप्लांट के लिए, उनका ट्रांसप्लांट होने के लिए फिर हम लोग गए नडियाड, एक जगह है नडियाड जो है गुजरात में। हाँ, अहमदाबाद के 100 किलोमीटर पास में वहाँ पर नडियाड है, वहाँ पर उसका ट्रांसप्लांट के लिए गए। ये 2008 में जो है ये डिटेक्ट हुआ था। उसमें राजू, छोटा वाला भाई राजू जीवित थे। थे। तो राजू और हम लेकर के पहले उसको जगह जगह, वेल्यूर में गए, फिर पीजीआई चंडीगढ़ में गए, और इधर सब जगह जाते थे उनको लेकर के। और राजू के जब खत्म हो गया 2009 में, लेकिन उसके पहले ही हम लोगों को पता था कि ट्रांसप्लांट कराना है करके। अच्छा। तो उसमें दवा चल रही थी चौथे नंबर की भाई की। हाँ। और कैजुअलिटी समझिए हो गया राजू सर। हाँ। अब उसमें पहले वो जब उसमें जो राजू जो था और हम जो है उनसे चर्चा हम लोग करते थे, तो बोलते थे कि हम लोग 4 भाई हैं, तो राजू बोलता था कि मैं दे दूंगा, किडनी मैं दूंगा। हाँ, किडनी मैं दूंगा। और मैं बोलता था कि मैं दूंगा यार, तुम लोग अभी तो छोटे हो, तो चीज सीखने वाले। हाँ। तो 2009 में जब वो खत्म हो गया, तो फिर इमीडिएटली अब क्योंकि संकट था कि मतलब जो है घर पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा, एकदम एकदम दुखों का पहाड़। ये तो किडनी फेल्यूर एक चौथे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और जो एकदम स्वस्थ थे, एकदम जो ये बोल रहे कि हम किडनी डोनेट करेंगे। हाँ। सर की मतलब अचानक से उनका डेथ हो गया। समझ ही नहीं आ रहा वो करना क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही खराब टाइम था वो, और बड़ा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि तुरंत हमको तो ट्रांसप्लांट कराना है। तो हम लोग नडियाड गए, वहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेलिटीज था, बहुत सारे लोग हमारे सीडीए वगैरह जो थे और हमारे साथ के लोग थे, बोले तुम क्यों दोगे, और दूसरे हैं तुम लोग और भी दे सकते हैं, वो सब। लेकिन चूंकि मेरा तो निश्चय था कि मैं ही दूंगा करके, तो फिर मैंने, सर ने किडनी दिया। और सर अभी एक किडनी पर हैं, आप सोचिए कोई दिक्कत नहीं है किडनी, अगर कोई दिक्कत नहीं है। 2009 में दिया हूँ मैं, और अभी मैंने 16 साल हो गया, 15 साल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और आपके भाई को भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे भाई को भी कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको कंटिन्यूअसली दवाई खाना पड़ता है। ठीक है। वो उसमें सर दवाई तो लोग ऐसे भी खा ही रहे हैं, लेकिन मतलब ये डरने वाली बात नहीं है। कोई विज्ञान इतना डेवलप कर गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सही से मैनेज करें, मैनेज कर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो वो छोटा भाई जो है वो उनको कंटिन्यूअसली मेडिकेशन में रहना पड़ता है वो, लेकिन वो कोई सामान्य लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। 15 साल हो गया है उनको आराम से, और डीजीएम है, और मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा काम तो कोई करता भी नहीं होगा। अच्छा। बहुत काम करता, मतलब सिंसियर, बहुत 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 ज्यादा। तो मैंने तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मतलब ऐसा समझने की जरूरत नहीं है जिसकी आदमी परेशानी हो या कमजोर हो या डर है, कोई बात नहीं है। वो मैंने उनको जब देखेंगे या उनसे उनको जब काम मिलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम भी सर है। आपसे जो लोग मिलते होंगे जिनको पता नहीं बता नहीं सकते, आपने डोनेट किया है और इतना अच्छा लाइफ जी रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत साइंस का चमत्कार है, साइंस का बिल्कुल कि बहुत लोग एक किडनी पे चल रहे हैं। और फिर एक छोटी बहन है आपकी। हाँ, मेरी उसको सबसे छोटी बहन एक है, मतलब यहाँ रहती थी और पीएचडी कर रही थी इसी बीच में, यहाँ पर साथ में ही रहते थे हम लोग। और मतलब प्रोफेसर में गई वो वहीं रायपुर साइंस कॉलेज में। अभी आज के तारीख में वो माइक्रोबायोलॉजी की डीन है वहाँ पर, आज के डेट में रायपुर साइंस कॉलेज में डीन है माइक्रोबायोलॉजी की डीन। सर 4 भाई 2 बहन, 5 भाई। हाँ, 5 के बारे में बात हो गई। जो सबसे बड़ी दीदी है उनकी शादी जल्दी हो गई थी। हाँ, उनकी जल्दी शादी हो गई थी। वो सर आपको अफसोस हुआ कि यार एक बहन। नहीं मतलब थोड़ा सा अब लगता होगा। नहीं, अभी लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका जल्दी शादी हो गया। तब भी वो 11वीं पास, मतलब उसमें मैट्रिक जो है 11वीं हुआ करती। उसमें बहुत बड़ी बात है सर। हाँ। मतलब 84-85 से पहले की बात है। हाँ, ये है मतलब ये बात तो 80 से पहले की बात है। 80 से पहले की बात है। 11th पास है। हाँ, उसमें से उन्होंने किया। बाकी गांव में और कोई भी लड़की उस समय 11th पास नहीं हुई, कोई भी, मतलब बल्कि मैंने, और उसके बाद में जैसे तुरंत शादी हो गया, और शादी जहाँ हुआ वहां पर उन लोग नौकरी वोकरी की उसमें ये नहीं थे, तो वो घर में फिर हाउस वाइफ हैं वो, और उनके 2 बच्चे हैं।
अच्छा। वो दोनों जॉब में हैं, दोनों बाल्को जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी है हाँ हाँ। उसमें जॉब करते हैं, वहीं पर कोरबा में। आपके दोनों भांजे? दोनों भांजे एक साथ। एक पहले सिलेक्शन हुआ था, बाद में दूसरे का भी सिलेक्शन वहीं पर हो गया, तो दोनों है टीचर रहे? टीचर थे वो। हम्म। और उनसे जो है, उनसे अच्छा आदमी तो मेरे को लगता है कहीं पर मैंने मिले भी नहीं होंगे, कहीं पर दिखते भी नहीं। मतलब ऐसे आदमी जो दूसरों की खुशी देख करके, दूसरों का डेवलपमेंट देख करके बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत। और के गांव में और अभी के गांव में कुछ अंतर आप जाते होंगे तो कुछ लगता है? बहुत या गांव छोड़ने का आपको कुछ ऐसा लगता है? अभी आप जबलपुर में ऐसे रह रहे हैं, जाते होंगे तो? हाँ, नहीं, गांव छोड़ने का मुझको बहुत मतलब दुख रहता है। लेकिन अभी मैं देखता हूँ और पहले कि मैं देखता था तो बहुत अंतर मुझको दिखता है। पहले नहीं, अंतर लोग मतलब पॉजिटिव है या किस तरह से अंतर है हाँ, मतलब? नेगेटिव है बल्कि। अच्छा अच्छा। पहले मैं देखता था तो सारे जो लोग थे बड़े खुश खुश दिखते थे, मिलजुल कर रहते सिर्फ हैं। मिलजुल कर भी रहते थे और बहुत खुश रहते थे। जो इवन मजदूर भी थे या जो ट्राइब्स थे, जो उनके पास में खेती हुआ करता था, तो बहुत खुश रहते थे वो। और मतलब कहीं कोई भी ये नहीं था, और सब आपस में बहुत आपस में प्रेम मिलजुल से कर रहते थे, रहते थे। मिलजुल करके रहते थे, बहुत बढ़िया रहते थे। अभी क्योंकि लाइफ टफ हो गया है, लाइफ टफ हो सेटलमेंट गया कम है। है। और गरीब एक्चुअली में पहले जो है, पहले पैसे तो नहीं हुआ करते थे, लोगों के घरों में धान हुआ करता था और खूब लोग मेहनत करते थे और सब्जियां उगाते थे, गाय पालते थे, भैंस गाय वो सब पाला करते थे। मतलब सब पूरा अपने गांव घरों में अपने में ही देश था, वहीं उत्पादन होता था, कोई डिपेंडेंट नहीं था किसी कोई पर। भी डिपेंडेंट नहीं था। सबके और पास अनाज है, बिल्कुल सब्जी है, बिल्कुल, गाय है। हाँ, भरपूर अनाज था। एक भी आदमी लैंडलेस नहीं था पूरे गांव में, एक भी आदमी अच्छा। कोई लैंडलेस नहीं था। कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ सभी के पास में था। और अब के इसमें देखता हूँ तो बहुत लोग जो है बहुत मतलब उदास टाइप के रहते, उदास जैसे रहते हैं। अच्छा, मैंने खुश सर, पूरे अपने लाइफ को आप कैसे देखते हैं? इतना दिन आपने नौकरी किया, गांव देखा, जबलपुर देखा, अब क्या आगे का प्लानिंग है? क्या लगता है आपको जिंदगी में कुछ ऐसा, कोई गिला शिकवा, खुशी तकलीफ? हमारे साथ वाले जो देख रहे हैं, डिपार्टमेंट के बहुत सारे देख रहे हैं, मेरे गांव के लोग देख रहे हैं। मैंने एसएससी के बारे में बात किया, जॉब के बारे में बात किया सर, ऑडिटर से लेकर के असिस्टेंट कंट्रोलर तक बने अपने भाई के। बताइए सर समरी में। समरी में ये कि मतलब कैसे भी परिस्थिति में हमने देखा, कैसी भी परिस्थिति हो, आदमी पढ़ लिख जरूर अगर जाए, पढ़ लिख जाए तो कहीं ना कहीं वो अच्छे जगह में पहुंच जाएगा। मैं देखता हूँ तो हमारे जो घर की हालत जो थी वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं थी। हालांकि समृद्ध लोग किसान तो थे पहले से ही, लेकिन पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उस समय भी हमारे जो बड़े पिताजी वगैरह लोग जो थे, उन्होंने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। और सारे अपने भाइयों जो हमारे पिताजी को और छोटे वाले चाचा हैं उनको उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, छोटे वाले को डॉक्टर बनाया। आपके चाचा डॉक्टर? हाँ, हमारे चाचा डॉक्टर हुए और बाद में वो सांसद भी हुए, कोरबा के सांसद थे वो। कोरबा से सांसद भी रहे? कोरबा से सांसद थे वो, डॉक्टर बंसीलाल महतो। एकदम। और पहले तो प्राइमरी स्कूल जो है वहां से गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे और वहां से प्राइमरी पास किया, चौथी पास किया वहां से। फिर उसके बाद में वहां से 30 किलोमीटर दूर में चांपा, वहां पर जाके चांपा, हाँ, मेन रूट हॉस्टल में पड़ता है, मेन रोड बिलासपुर में, रायपुर। हाँ, तो वहां पर मिडिल स्कूल में भर्ती किया उनको और हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में जब खाना उनको पसंद नहीं हुआ, अच्छा वहां पर जो चावल में कीड़े वगैरह, अच्छा। तो खाना उसके सरकारी कारण खाना, हाँ सरकारी, तो उसके कारण उनको पसंद नहीं आया। तो बोले कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझको प्राइवेट में एक मकान लेकर के रहो। तो बड़े पिताजी वगैरह लोग जो थे वो बोले कि भाई हमारे पास तो इतना हैसियत नहीं है बाहर में तुमको रखें, तुमको यहाँ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ भाई भाई नहीं। तो बोले यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं तो बोले फिर ठीक है मत पढ़ो। तो 7वीं कक्षा के बाद में वो छोड़ दिए पढ़ाई। अच्छा। और जा करके गांव में रहने लगे और वहां पर अपना जो घर में जो गाय बैल था या खेती जो तो थी, खेती था वो सब में वो हेल्प करते थे। और घर में जो जो जनरल स्टोर था, दुकान बोलते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें बैठते थे थोड़ा बहुत। और बाकी यही जो घर का जो खेती वेती है उसमें रहते थे। और उनको टीबी हो गया था।
यहाँ पे फादर को हाँ काफी कम एज में टीबी। हाँ, काफी कम एज में टीबी हो गया था, तो वहां जाके पेंड्रा में पेंड्रा जाके की भर्ती जगह थे, है। साल भर तो वहां भर्ती थे। अरे भर्ती रहे साल भर। हाँ, साल भर वहां पर सेनेटोरियम हुआ करता था उसमें। हाँ पहले के अंग्रेजों के टीबी जमाने में बीमारी बड़ा ये था। हाँ, तो सेनेटोरियम हुआ करता था, तो वहां पर रहे, 1 साल रहे वहां पर। और वहां से फिर शादी हुआ, और शादी हुआ तो हमारे नाना जी जो थे वो बड़े ही पढ़ाई लिखाई के बड़े मतलब ये थे, शौकीन थे वो। अच्छा नाना की तरफ से भी आपका नाना पढ़ाई की लिखा? तरफ से, नाना के हमारे जो मामा लोग जो हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं काफी। अच्छा हाँ, तो मतलब दो उन्होंने परिवार ऐसा मिला कि शिक्षा का महत्व दोनों परिवार समझता था, मामा की तरफ से भी और हाँ फादर की तरफ से। बिल्कुल, और जबकि नाना जी हमारे वो भी पढ़े लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ दूसरी कक्षा पास थे वो भी, अच्छा अच्छा। लेकिन पढ़ाई लिखाई का उनको महत्व बहुत समझते थे। समझते थे वो बहुत। तो वो उन्होंने फिर जो है शादी, मैंने जब शादी हुई हमारे पिताजी की, शादी के बाद में लगभग 7-8 साल बाद, मैंने अच्छा, अच्छा। 7वीं कक्षा छोड़ने के 7-8 साल बाद में शादी हुई थी। और शादी होने के बाद में जब देखे उन्होंने कि ये तो घर में भैंसा चरा रहा है, मेरा दामाद। हाँ मेरा दामाद, तो बोले कि बड़े पिताजी को आके बोले कि बोले ये जो है इनको आप बोलो तो इनको मैं वहाँ ले जाता हूँ अच्छा अपने गांव में, अच्छा। और वहाँ इनको नाम लिखा पढ़ा दूंगा। पढ़ा देते हैं, इनको मैट्रिक करा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो बड़े पिताजी बोले ठीक है, करा दीजिए आप। और तो फिर वो हमारे पिताजी को ले करके वहाँ चले गए, ससुराल अपने गांव ले गए। हाँ, पिताजी अपने ससुराल चले अपने गए। ससुराल चले गए। मदर यहाँ पर थी, अच्छा मदर यहीं रही। मदर यहीं रही। मदर तो घर में खाना पीना ये सब पढ़ाई जो है, लिखाई के महत्व हाँ, कितनी बड़ी बात है सर। तो वहां पर थे हमारे नाना जी जो है, ऐसे आदमी थे कि उनको 1 मिनट चैन से नहीं रहने देते थे। वो जो है दिन भर कभी उस टीचर के पास में चले जाओ, वहां पर बाबूजी ये पांडे जी को मैंने बोला हुआ है, हैं तो 8 बजे आप वहां चले जाना। जैसे ही 8 बजे से पता चला 12 दामाद को फुर्सत नहीं लेने दे रहे, यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो। बहुत मैंने सब लोग, तो 7वीं कक्षा छोड़ा हुआ आदमी सीधा 11वीं कक्षा बोर्ड का एग्जाम, उसमें 11वीं बोर्ड होता था, और उसमें 7वीं छोड़ करके 8 साल बाद में बोर्ड एग्जाम जो देना है उसको। तो ऐसा उन्होंने मैंने पूरा उनका टाइम टेबल फिक्स किया हुआ था कि वो पूरे जहां जितना दिन वहां रहे बहुत उन्होंने पढ़ाई फादर ने भी निराश नहीं किया उनको। फादर ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने फिर वो पूरा एक ही बार में पास हो गया, वो बोर्ड पास हो गए, बोर्ड एग्जाम पास कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप और आगे पढ़ लीजिए, तो बोले नहीं नहीं अब मैं पढ़ूंगा नहीं मेरे लिए इतना ही हो गया। और फिर उनको उस समय टीचरशिप का जॉब उनको मिल गया उनको टीचर। आज के लोगों को, आज के लोगों के लिए ये भाई देख, तो पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है वो कहीं से भी मतलब जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने लिए देखता हूं मैं, तो मैंने कहा गांव में बिल्कुल बहुत ही इंटीरियर गांव से लोग बाग जो पढ़ करके इतना ऊपर तक पहुंच गए, तो अभी आज की स्थिति में तो कहीं भी व्यवस्था अच्छी है, सभी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो अभी आदमी और भी आगे बढ़ सकता है। बारे में बहुत पढ़ा पता किया, तब सर मैं आया और मैं आप लोग के सामने इसीलिए एक कहानी लेकर आया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं जो भी लाता हूँ अपने आसपास के लोगों के लिए लाता हूँ। बिल्कुल। मुझे कहना है कि 3 इडियट फिल्म का रेंचो कहता है कि ज्ञान तो भरा पड़ा है, आप चाहो तो जहाँ से भी लो। बिल्कुल बिल्कुल। तभी लोग पढ़िए लिखिए, मेरा बात अच्छा लगे तो देखिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सर कुछ बहुत अखिलेश जो है ये मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, फेसबुक में या व्हाट्सएप में, फेसबुक में तो विशेष रूप से, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो इसका लेखन जो है इतना मजेदार है और इतना बढ़िया है, बहुत ही, और तो बड़ा ज्ञान की बात भी है, और बहुत ही मतलब अच्छा इसका सोच जो है एकदम प्रोग्रेसिव सोच है एकदम। जो रूढ़िवादी ये सब विचार जो है इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लगता है इसके लिखने से और इससे मिलने से, इससे बात करने से। और जो नीचे से जो लोग हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, उनके प्रति इतनी ज्यादा सहानुभूति और इतना उनके साथ में उनको लाने का इसको इतना बड़ा शौक है, और इतना मतलब उनको कैसे वो ऊपर आ सकते हैं, कैसे
जो पुराना जो हमारा रूढ़ी है कि जो बड़ा बहुत बड़ा समस्या उसके उनको कैसे उनके जाल से छुड़ा सकते हैं, कैसे आगे आदमी प्रोग्रेस कर सकता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी इनके विचार हैं। ये इनका जो चैनल, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका जो चैनल है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। और ये बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत आप लोग सब जो है थैंक यू सर। ये जो चैनल है इनको आप सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए लिखिए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पढ़ना किसी परिस्थिति में जरूरी है। सर हमारे एग्जाम्पल हैं, और सर मेरा इतना हौसला अफजाई किए, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रियली। और आप देखते रहिए, प्यार बनाए रहिए, और आपको लगता है कि और किसी से बात करना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनसे मिलूंगा। और उम्मीद करूंगा कि जो हमारे आसपास हैं, नज़दीक हैं, उन्हीं से मैं बात करूं, कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत अच्छा अखिलेश का प्रयास है ये। और हमारे आसपास के जो लोग हैं उसी में ही तो भरे पड़े हैं, एक से पुराना पुराना जो लोग हैं। और तो उनसे कैसे ढंग से पुरानी चीज़ों को कैसे लाया जा सकता है, वो बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है इनका। आप जरूर इनको सहयोग कीजिए।